एक और नूतन या नवीन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा से हम लोग अलीगढ़, इटावा, कन्नौज होते हुए लखनऊ और फिर अयोध्या होते हुए गोरखपुर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर इस यात्रा में लगभग पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग कवर करने वाले हैं। आप सोचेंगे कि यह जो यात्रा है सिर्फ ब्लॉग बनाने के उद्देश्य से है, पर मैं कहूँगा कि यह सिर्फ ब्लॉग ही नहीं बनता है। हम जो ये यात्रा करते हैं, यह यात्रा हम करते हैं अपने स्वयं का अनुभव बनाने के लिए। आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारे दूसरे और ब्लॉग देख सकते हैं, मगर वो सारा जो अनुभव होता है वो दूसरों का अनुभव होता है। आपको अगर अपने स्वयं का अनुभव प्राप्त करना है तो आपको स्वयं निकलना होता है यात्रा पर। मैं स्वयं का अनुभव बनाने के लिए ही, स्वयं से ही अनुभव करने के लिए ही यात्रा करता हूँ और आप लोगों को अपनी जो ये यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से, इस ब्लॉगिंग के माध्यम से अपने साथ जोड़े रखता हूँ, अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। हम चले हैं नोएडा के सेक्टर 56 से और इस समय हम नोएडा सेक्टर 60 क्रॉस कर रहे हैं और इसी प्रकार यात्रा करते हुए देखते हैं आज शाम तक हम किस स्थान तक पहुंच पाते हैं। इस समय लगभग बज चुके हैं दिन के 12 और अभी भी हम नोएडा सेक्टर 60 क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा में पूरा उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और आपका कुछ भी कहना है, इसमें जोड़ना है मेरे अनुभव में, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने अनुभव भी जोड़ते रहिएगा। अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप जो भी दृश्य देख रहे हैं या ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं और ये सुंदर सुंदर जो महल जैसा दिखने वाला डेकोरेटेड बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सब कुछ जो है रहने के फ्लैट्स हैं और यह है एक बहुत ही सुंदर टाउन सेंट्रल मॉल। अगर आप गांव से ऐसे दृश्य मेरे मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं और आपके मन में ऐसी इच्छा है कि आप स्वयं इन घरों में आकर के रहना चाहते हैं या फिर आप स्वयं मॉल में आकर के शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपको जो भारत की उन्नति हो रही है, जो डेवलपमेंट है, उसे देखने के लिए आपको आना पड़ेगा नोएडा जैसे शहरों में। तो इस समय भी हम लोग नोएडा के अंदर से ही चल रहे हैं और यह जो क्षेत्र है ये इकोटेक इंडस्ट्रियल एरिया है और ये जो सब फ्लैट देख रहे हैं, इन इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन सभी के फ्लैट्स हैं। आप भी चाहें तो यहाँ आकर के इन फ्लैटों में अपना आशियाना बसा सकते हैं और शहर का जो जीवन है उसका अनुभव ले सकते हैं। यह इलाका जो है गाजियाबाद का लाल कुआं क्षेत्र है, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी कंजस्टेड है। जब बचपन से मैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहता था तो यह सब क्षेत्र बहुत ही अच्छा लगता था। आप यहाँ के घर देखेंगे, एक घर दूसरे घर से जुड़ा हुआ होता है, दो दीवारों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है और क्योंकि जितनी भी जगह मैक्सिमम हम ऑक्यूपाई कर लें उतना ही हमको रेंट मिल सकता है, इस हिसाब से इधर के लोग घर बनाते हैं। और क्योंकि यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे लेबर, मजदूर और दूसरे प्रकार के कर्मचारी यहाँ काम करने के लिए आते हैं, तो जितना ज़्यादा रूम बनेगा उतना ही ज़्यादा इनकम होगा। तो जब तक मैं इन क्षेत्रों में रहा करता था तो मुझे ये सब कुछ नॉर्मल और कॉमन लगता था और अच्छा ही लगता था। अब काफ़ी समय से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, देश के दूसरे क्षेत्रों में भी जा रहा हूँ। तो जैसे मैं आपको कहूँ कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी समय मैं रहा और वहाँ पे मैंने देखा कभी भी दो घरों के बीच में स्पेस होता है। दो घरों के बीच में लगभग 3 फीट एक छोड़ता है और दूसरा मकान वाला है वो भी 3 फीट स्पेस छोड़ता है, तो लगभग 6 फीट का स्पेस दो घरों के बीच में आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। और भी काफ़ी सारे बातें हैं
जो आप घूमेंगे तो आपको मालूम चलेगा। यहाँ पर आपको घरों के बीच में स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन लोग सरल सीधे मिलेंगे जो कि काम करने के लिए आए हैं अपने घर से, और दूर दूर से, देश के दूसरे भागों से सभी अपना ध्यान रखते हैं काम पर, काम करते हैं, इनकम करते हैं और फिर समय समय पर अपने गांव, अपने देश घूमने के लिए चले जाते हैं। कोलकाता की और बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ घरों के बीच में तो स्पेस है, परंतु वहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ पर इस सोशल स्ट्रक्चर की वजह से लोगों का जो जीने का तरीका है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। जहाँ यहाँ पर लोग बहुत आसानी से, बड़े प्रेम से रहते हैं, वहाँ पर मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। वहाँ पर घरों के बीच में स्पेस है, घर अच्छा दिखता है, परंतु लोगों के बीच में भी उतना ही जो है स्पेस रहता है। लोगों के जो दिल है उनके बीच में भी काफ़ी सारा स्पेस है, दिलों के बीच में काफ़ी दूरी मुझे वहाँ पर जाकर के लगी। तो घूमने से ही ऐसे अनुभव मिल सकते हैं, तो आप भी घूमिए, और अभी खुद नहीं घूम सकते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि हम नोएडा से अलीगढ़ होते हुए क्यों जा रहे हैं और हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाएं तो हमारे को फ्यूल की परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो सीएनजी कार है हमारी, तो सीएनजी के लिए शायद वहाँ लिमिटेड ऑप्शन है। और दूसरी बात यह है कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पे टोल भी हमें बहुत ज़्यादा लगेगा। थोड़ा सा समय हमारा बच सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में फ्यूल का रिस्क हो जाएगा, प्लस जो हमारा टोल है वो भी हमको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम लोग अलीगढ़ का जो पुराना हाईवे है उससे होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर कभी कार से इस मार्ग पर जा रहे हैं तो अगर जैसा मैंने कहा हमारी सलाह ठीक लगे तो आप भी इस मार्ग से जा सकते हैं। और यह मार्ग भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, पुराना हाईवे है लेकिन बहुत ही सुंदर भी है और बिल्कुल परेशानी से युक्त नहीं है। और इस मार्ग पर आपको सभी जगह पर अगर सीएनजी की गाड़ी है आपकी तो सीएनजी फ्यूल आपको मिल जाएगा। ये जो ओल्ड हाईवे मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस पे हम लोग जा रहे हैं, ये जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है ये। और इस रोड को आप ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का रोड है, और अभी भी देखिए कितना अच्छा है। जब हमारे पास ये सब एक्सप्रेसवे वगैरह नहीं होते थे तो उस समय सभी लोग बाई रोड, जो कोलकाता से और बांग्लादेश से भी जो जुड़ा हुआ था, वो बांग्लादेश से होते हुए शायद लोग को दिल्ली आने के लिए इसी रोड का इस्तेमाल किया करते थे। और आज भी इस रोड को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा गया है, और रोड के दोनों तरफ बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो यहाँ की सोसाइटी है उनका रहन सहन, आप इस रोड के दोनों ओर जो घर बने हुए हैं उनको देख के आइडिया लगा सकते हैं। अभी हम लोग दादरी क्रॉस कर रहे हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया है। देखिए सामने जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, और साथ ही साथ लोगों के रहने के घर भी बने हुए हैं। तो जहाँ पे इंडस्ट्री होगी लोगों को वहाँ पर काम मिलेगा, और जहाँ काम मिलेगा लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, अपने नए नए व्यापार बिजनेस वहाँ शुरू करेंगे, तो उस जगह का डेवलपमेंट हो जाएगा। जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देखिए सड़कें कितनी अच्छी है यहाँ की, और इंडस्ट्री देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके इलाके में रोज़गार की कमी है तो कोशिश कीजिए, अपने जो प्रतिनिधि है, जो सरकार है, उन पे प्रेशर बनाइए और उनसे कहिए कि हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्री लेकर आइए। अगर वो नहीं लाते हैं तो उनको आप लोग अपने जो चुनाव का समय आता है उस समय उनको बदल दीजिए। NHAI पे चलते हैं तो पेट्रोल का खर्चा तो जो लगता है, लेकिन जो ये टोल आते हैं ना बीच बीच में, जहाँ फास्ट टैग से हमारे पैसे कट जाते हैं, ये जितने का आपका डीजल पेट्रोल लगता है उससे ज़्यादा का मुझे कई बार लगता है कि टोल लग जाता है। तो देखिए जो जीटी रोड है उससे चलते हुए हम पहुँचे हैं सोमना, और कहते हैं कि जो फास्ट टैग वाला सिस्टम है उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर आपके सामने जो गाड़ी है
उनके पास फास्टैग वाला सिस्टम नहीं है तो आपको पीछे खड़े होके इंतज़ार करना पड़ सकता है, जैसा हम इस वक्त कर रहे हैं। गेट उनका खुल गया है और जैसे ही वो निकल जाएंगे तो देखते हैं हमें रुकना पड़ता है या हम भी निकल जाते हैं। तो ये हमारे लिए गेट बंद हो गया है और यहाँ पर जो कर्मचारी है वो चेक करेंगे। देखिए हमारा तो पैसा कट गया फास्टैग से और हमको वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन सामने वाले यात्री का अगर फास्टैग नहीं रहेगा तो वेट करना पड़ सकता है। तो जैसा मैं कह रहा था आपसे कि गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं अपनी वाली से, तो गाड़ी के भी पैसे आपके और डीजल पेट्रोल का भी पैसा आपका लगेगा, और साथ ही साथ रास्ते में जितने का डीजल पेट्रोल लगभग उतने का ही टोल इस समय इंडिया में लग जाता है। तो हमने अभी सोमना का टोल प्लाज़ा पार कर लिया है। अब यहाँ से कानपुर रह गया 334 किलोमीटर दूर और अलीगढ़ रह गया अभी 26 किलोमीटर दूर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जीटी रोड से अगर हम जाएंगे तो बीच बीच में जो फ्यूल की समस्या है वो हमें नहीं आ सकती। तो अभी तो हम अलीगढ़ भी नहीं पहुँचे हैं, लगभग 20 किलोमीटर अभी अलीगढ़ है और इसी बीच में लगभग 4-5 सीएनजी पंप मैंने रास्ते में देखा है। मतलब मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र पड़ती है तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ सीएनजी पंप है। तो मैं श्योर हूँ कि अलीगढ़ आते आते भी मैंने अभी तक 4 से लेकर के 5 सीएनजी पंप देख लिया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सारी बिल्डिंगें जो है अलीगढ़ की हैं और अलीगढ़ के बाहर हम बाईपास से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और खेतों के पीछे से अलीगढ़ शहर का नज़ारा आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। अलीगढ़ जैसा कि मैंने बताया काफ़ी पुराना शहर है, आपने इतिहास में भी इसका नाम कई बार सुना होगा और ये काफ़ी बड़ा भी है। तो पिछले 5-7 मिनट से हम बाईपास से होते हुए गुजर रहे हैं और ये शहर चलता ही जा रहा है। तो आप भी मेरे कैमरे के माध्यम से अलीगढ़ शहर कैसा आज के समय में दिख रहा है 2026 मार्च के महीने में, वो आप देखिए और घर बैठे ही कल्पना कीजिए। अगर आपको यह दृश्य देखने के बाद लगता है कि अलीगढ़ घूमने जाना है और ये सुंदर शहर आपको भी देखना है तो आप अवश्य आकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये बाईपास से अलीगढ़ का दृश्य है, काफ़ी सुंदर मुझे लग रहा है, साफ़ सुथरे मकान बने हुए हैं। मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि इधर के जो भी घर बनते हैं उत्तर प्रदेश में या दिल्ली एनसीआर में, तो घरों के बीच में स्पेस नहीं देते ये लोग। तो यहाँ पर भी मुझे उसी प्रकार दिखाई देता है। जो भी घर दिख रहे हैं दो घरों के बीच में, 2 दीवारों के बीच में कोई भी स्पेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और यह जो सुंदर सड़क है इससे चलते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रोड के पास जितनी भी आपको दुकानें मिलेंगी ये सारी जो दुकानें हैं ये बड़े स्तर की दुकानें हैं। अगर मैं वहाँ पर गया था बिहार घूमने के लिए तो वहाँ पर भी मैंने देखा था रोड साइड में जितनी दुकानें होती हैं वो सारी दुकानें छोटे लेवल की दुकानें नहीं होती हैं, सभी लोग बड़े स्तर का बिजनेस कर रहे हैं। देखिए रोड के उस पार भी आप देखेंगे अगर दिख जाए तो सारी दुकानें जो हैं बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगी आपको। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर रोड साइड में ज़्यादातर चाय, आलू चॉप, इन सब की दुकानें ज़्यादा मिलती हैं। तो इसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेवलपमेंट या विकास जो कहते हैं वो किस स्थान पर ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर जो भी मार्केट आ रहा है रोड के दोनों तरफ आप देखिएगा, इधर भी देखिए, फिर कुछ दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट आ रहे हैं। कुछ भी चाय की दुकान जैसा या चॉप बेचने वाला जैसा कुछ दुकान आपको जल्दी से दिखेगा नहीं। जो भी दिखेगा, देखिए उस तरफ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस तरफ भी अगर कुछ दिखेगा तो फैक्ट्री दिखेगी, इंडस्ट्री दिखाई देगा या कुछ बड़े स्तर का बिजनेस ही आपको दिखाई देगा। तो डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो जाता है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। इस हाईवे के आसपास या इस हाईवे को देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए फिर से एक कोई इंडस्ट्री बिल्डिंग आ गया है, इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ तो है हाईवे के पास जो इतने बड़े स्तर पर बनाया गया है। आप यहाँ पर देखिएगा ये बहुत बड़ा सा आ गया है, कोई फैक्ट्री जैसा ही
संरचना है यहाँ पर, और कोल्ड स्टोरेज है एक्चुअली, ये लिखा हुआ मैंने देखा। और आपको जो खोमचे होते हैं जो टीन टप्पर और प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, टेम्परेरी रोड के साइड में कब्जा करके जो बनाया जाता है, यहाँ पर आपको दूर दूर तक आपको खाली सड़क दिखाई देगा, या दुकानें आएंगी तो बड़े स्तर की आएंगी, छोटे लेवल का कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हाईवे से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, तो आपको डीजल पेट्रोल से ज़्यादा आपको टोल देना पड़ेगा। इतनी सी दूरी में अलीगढ़ क्रॉस करते करते नोएडा से हमको 3 बार फास्टैग के ज़रिए टोल देना पड़ा है। अब टोटल कितना टोल हमको लग जाएगा फाइनली, वो आखिरी में हो सकेगा तो मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इंडिया के अंदर सड़कों का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन जो यात्री है वो रोड टैक्स भी देते हैं और बहुत ज़्यादा टोल टैक्स भी हम लोगों को देना पड़ता है। ये कब तक चलेगा मालूम नहीं। हमारे जीवन में कभी इन रोडों पर चलना सिर्फ रोड टैक्स देकर ही संभव हो पाएगा, ये भी मालूम नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो रोड टैक्स और टोल टैक्स दोनों ही देना पड़ रहा है। मार्च के महीने में इस हाईवे के आसपास जब मैं गुजर रहा हूँ तो मुझे आम के बगीचे दिख रहे हैं और आम के फूल काफ़ी लगे हुए हैं। इस साल 2026 में आम बहुत अच्छी संख्या में आने वाला है। और साथ ही साथ गेहूं के खेत भी दिख रहे हैं। कुछ गेहूं के खेत में तो गेहूं पक गए हैं या कुछ पकने वाले हैं। तो आम का फूल और जो गेहूं का खेत है जिसमें गेहूं पकने वाला है, वो दोनों का कलर एक जैसा येलो येलो होके बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे कस्बे आ रहे हैं और कस्बों के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। और रोड के पास जो छोटे कस्बे आ रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे, सुंदर, बिल्कुल गंदगी से फ्री इस प्रकार से आ रहे हैं जैसे हमारा जो नया भारत कहा जाता है। एकदम आप देख पाएंगे कि हमारा नया भारत साफ़ सुथरा, सुंदर और विकास कार्य बहुत तेज़ी से होता हुआ आप इस हाईवे से गुजरते हुए अपनी आँखों से देख पाएंगे और अपने भीतर उन चीज़ों को, भारत की शक्ति को महसूस भी कर पाएंगे, जैसा कि मैं इस समय कर रहा हूं। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप मेरे कैमरे के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। एक और टोल प्लाज़ा आ गया है और इसका नाम है आशपुर टोल प्लाज़ा। तो देखिए जितने टोल प्लाज़ा पड़ेंगे हमको गोरखपुर तक पहुंचने में, तो सारे टोल प्लाज़ा मैं आपको दिखाता ले जाऊंगा। और लास्ट में हम चेक करेंगे कि हमारा फ्यूल कितने का लगा था और हमारा टोल कितने का लग गया है। सड़क का मज़ा लीजिए और टोल देते हुए आगे बढ़ते रहिए और जो देश की उपलब्धि है उसको अपने आँखों से देखिए। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप अपने जो नाती पोते होंगे उनके साथ शेयर कीजिएगा तो कि हम चलते थे तो टोल प्लाज़ा पर हमें टोल देना पड़ता था और आप चलते हो तो अब आप फ्री में चलते हो। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उस समय आनंद रहेगा। इस वक्त हम जीटी रोड पर चलते हुए कन्नौज के आसपास पहुंच चुके हैं। मैंने जैसा पहले आपसे कहा था कि इस रोड पर फ्यूल से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल स्टेशंस बहुत मिलेंगे आपको, चाहे डीजल लेना हो, पेट्रोल लेना हो या लेना हो आपको सीएनजी। परंतु एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस रोड पर ढाबे वगैरह बहुत कम हैं या ना के बराबर हैं। जो भी हैं छोटा मोटा एक आध कहीं रास्ते में मिल रहा है, वहाँ सिर्फ जो पैक किया हुआ नमकीन या बिस्किट का पैकेट है वही मिल रहा है। और काफ़ी समय से हम इस रोड पर चल रहे हैं, हमें अभी तक भी खाने के लिए इस रोड पर कुछ अच्छा मिला नहीं है। तो क्योंकि जीटी रोड पर शायद इस समय जो गाड़ियां हैं वो बहुत कम संख्या में चलती हैं, तो लोग इसलिए इस रोड पर अब ऐसी दुकानें नहीं रखते हैं। अभी सारे लोग जो हैं एक्सप्रेस वे की तरफ से निकल जाते हैं और इस रोड का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ही कम हो गया है। पूरे रास्ते में बहुत कम गाड़ियां मिल रही हैं। तो खाने पीने से संबंधित जो चीज़ें हैं अगर आप बैग में रख कर लाएँ तो ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है, नहीं तो आप जो रास्ते में ख़रीद कर खाना चाहेंगे थोड़ी तकलीफ़ रहेगी आपको। फाइनली जीटी रोड पर हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला और हमने फिर रूट चेंज करके जो कनेक्टिंग रोड है उसके ज़रिए हम लोग आ गए हैं
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर। और जहाँ से हमने एंट्री की है वहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 1 घंटा और 40 मिनट की यात्रा हमें इस रोड पर करना है, जो कि लगभग हमें 140 किलोमीटर के आसपास का ही सफ़र दिखा रहा है। और इसके लिए हमको पे करना पड़ेगा टोल टैक्स के रूप में 290 रुपये, 290 रुपीज़ का टोल हमें यहाँ पर पे करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन देना था। और ये जो इतना ज़्यादा टोल लगता है, अगर किसी व्यक्ति को आना है एक्सप्रेसवे वगैरह पर, जो पहली बार आ रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि टोल टैक्स जो है इंडिया में एक्सप्रेसवे के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत पहले एक बार कोलकाता से होते हुए दिल्ली तक गया था, तब भी मैंने देखा था जितने का तेल उससे ज़्यादा का टोल लग गया था। और अभी भी ऐसा ही मुझे लग रहा है। 140 किलोमीटर की यात्रा लगभग 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है हमारे गूगल मैप पे, और उसके लिए हमें 290 रुपये का टोल पे करना पड़ेगा। इस समय एक्सप्रेसवे कैसा दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये है शाम के समय का हमारा एक्सप्रेसवे, और इस पे ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। जीटी रोड पे गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं थी। इस पर आप देख सकते हैं आगे कई सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और कई सारी गाड़ियाँ हमें ओवरटेक करते हुए भी आगे की तरफ निकल रही हैं। तो इस रोड पर ट्रैफिक भी आपको ज़्यादा मिलेगा। सभी इसी रोड से जाना प्रेफर कर रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो हम चढ़े थे, वहाँ से बाहर निकलने का समय आ गया है। जो 290 रुपये का हमारा टोल कटना है, इसी जगह कटेगा। ETC, कैश लेन, ओवरसाइज व्हीकल, आप देख सकते हैं ये सब गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। और फास्ट टैग आपके पास होना चाहिए बस, और आप यहाँ से अपना 290 रुपये पे करते हुए बाहर निकल जाएंगे। अभी भी ये दिखा रहा है कि हमारे को 20 किलोमीटर और आगे जाना है, जहाँ हम रात में स्टे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए किस तेज़ी के साथ हम यहाँ से फास्ट टैग के द्वारा पे करते हुए निकल जाएंगे, और हम एंटर कर जाएंगे लखनऊ शहर के अंदर। तो ये जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बिछाया गया है इंडिया के अंदर, इस समय तो ऐसा लग रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है इन सुविधाओं को यूज़ करने के लिए। लेकिन भविष्य में जो पीछे आने वाले लोग हैं, उन लोगों को शायद टोल पे नहीं करना पड़ेगा, उनको बना बनाया ये सब कुछ नेटवर्क मिल जाएगा, और उस समय हमारा देश जो है कहलाएगा विकसित भारत। अभी ये विकसित नहीं है। इसको विकसित बनाने के लिए हम लोग जो इस समय भारत में रहते हैं, हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन विभिन्न तरीक़ों से दे रहे हैं, जिसमें से एक तरीका है टोल पे करना, जो पे करके अब हम पहुंच चुके हैं। देखो, सैकड़ों गाड़ियां इस समय यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं। क्यों इंतज़ार कर रही हैं नहीं मालूम, शायद विश्राम करने का ये स्थान है उन लोगों का। और शहर के अंदर प्रवेश करेंगे। आज की रात हम यहीं बिताएंगे, और आपको एक बहुत अच्छी जगह दिखाएंगे जो पहले लखनऊ के अंदर नहीं हुआ करता था रुकने के लिए। पहली बार हम लोग वहाँ रुकने जा रहे हैं, और बिल्कुल नया वो लोगों के रुकने का स्थान बनाया गया है। और उस स्थान पर रुकने के लिए मैंने गूगल मैप में से ढूंढ करके उनको फ़ोन किया था, रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला हमारा बिल्कुल नया ये बना है और 1 ही महीना हुआ है, फिर भी आप आइए हमारे साथ, आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और भोजन के लिए भी हमने बोल दिया है, रात्रि का भोजन भी वो हमारे लिए तैयार करके रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, ऐसा बोर्ड मैंने पीछे अभी देखा है। और सड़क पर देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सड़क को बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो जितनी देर हम लखनऊ में अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगा कि लखनऊ की सुंदरता हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाते चलें। तो देखिए कितनी सुंदर सड़क की यहाँ पर सजावट है। आगे कुछ और नया आता है, वो भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। इस समय हम लोग लखनऊ पहुँच चुके हैं, और रात के लगभग 10:30 बजे हैं, और हम एक आश्रम में आकर रुके हैं। इस आश्रम के बारे में आप सभी जानते हैं, ये सनातन धर्म के सेवा में तत्पर आश्रम है। इसका नाम है भारत सेवा आश्रम, जिसका कि हेड ऑफिस कोलकाता के बालीगंज में है। और लखनऊ में ये नया आश्रम बना है, मात्र 30 दिन ही हुए हैं इसका उद्घाटन हुए,
और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही हमें रुकने की अनुमति मिल गई है। तो लखनऊ में आज की रात हम इसी आश्रम में बिताने वाले हैं। मैं थोड़ी जानकारी और आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई थी हमारे लिए और भोजन का मूल्य था केवल मात्र 60 रुपये प्रति मील या प्रति थाली, और प्रति व्यक्ति भी कह सकते हैं, भरपेट खाना मिला था हमको। और जिस रूम में हम रुके हुए हैं उस रूम का किराया हमको देना होगा 24 घंटे के लिए 800 रुपये। इस रूम का पूरा टूर मेरे वीडियो में उपलब्ध है। आप पूरा टूर देखना चाहते हैं रूम का तो मेरे चैनल पर जा कर के आप उस रूम का टूर देख सकते हैं। भारत सेवाश्रम लखनऊ का रूम का टूर, जो भी ये टूर है ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का टूर रहेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन रूम का टूर रहेगा। बस आपकी जानकारी के लिए रहेगा कि भारत सेवाश्रम इस वक्त लखनऊ में भी उपलब्ध है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो लखनऊ में आकर भी आप भारत सेवाश्रम में रुक सकते हैं। आज हम इसी स्थान पर रात्रि विश्राम करेंगे लखनऊ में, और सुबह आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। सुबह हम लखनऊ से गोरखपुर के लिए निकलेंगे। मैं आपको सुबह सुबह उठ करके जो भारत सेवाश्रम का एक्सटीरियर है, बाहर से कैसा दिखाई देता है, थोड़ी बहुत और जानकारी बाहर के लुक के साथ साथ देने की आपको कोशिश करूंगा। किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।